साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव कीबिथु में करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ। योजना से सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही पलायन को रोकने में भी मिलेगी मदद। उत्तराखंड में नैनीताल के किसान अब ड्रोन से खेतों में उर्वरक और दवा का कर सकेंगे छिड़काव। ड्रोन खरीदने वाले किसानों को कृषि विभाग देगा 80% की सब्सिडी। झांसी के कृषि विश्वविद्यालय में कुलपतियों के 11वें मंथन शिविर में किसानों की आय दुगनी करने और मौसम के बदलाव से निपटने के लिए तैयार किया गया प्लान। अब केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा खेती किसानी को समृद्ध करने वाला प्लान। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव कीबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए सहित 4800 करोड़ रुपए की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि योजना सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगी और लोगों को अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे गांवों से पलायन को रोका जा सकेगा और सीमा की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकास के लिए पहचाना गया है। अमित शाह स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही गृह मंत्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और आईटीबीपी कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस परियोजनाओं का भी अनावरण करेंगे। इसके अलावा अमित शाह नमती मैदान का दौरा भी करेंगे और वॉलोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। और आइए रुख करते उत्तराखंड का। उत्तराखंड में नैनीताल के किसान अब ड्रोन से खेतों में उर्वरक और दवा का छिड़काव कर सकेंगे। सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के किसान औद्यानिक फसलों के अलावा रबी और खरीफ की फसलों में अब ड्रोन के माध्यम से लिक्विड रूप से उर्वरक और दवा का छिड़काव कर सकेंगे। कृषि निदेशालय ने ड्रोन बनाने वाली कंपनियों से मॉडल और मूल्य सूची मांगी है। कृषि विभाग ड्रोन खरीदने वाले किसानों को 80% की सब्सिडी देगा। अमूमन 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 200 लीटर दवा से काम चलता है। कम से कम क्षमता वाला ड्रोन 15 से 20 लीटर दवा या उर्वरक एक बार में ले जा सकता है। अलग अलग क्षमता के ड्रोन की कीमत भी अलग अलग है। वाणिज्य के रूप में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए तक बैठेगी। आम फसलों के अलावा औद्यानिक फसल आम, केला, लीची, सेब समेत 10 से 15 फीट ऊंचे पेड़ों पर जहां दवा का छिड़काव मुश्किल होता है, वहां ड्रोन से किसानों को छिड़काव करना आसान हो जाएगा। नैनीताल जिले में रामनगर, कोटा बागर, हल्द्वानी के किसानों ने ड्रोन खरीदने की डिमांड भी दे दी है। कृषि विभाग ड्रोन आवेदन करने वालों को सब्सिडी देने से पहले ड्रोन का किस तरह उपयोग खेती में किया जा सकता है उसका प्रदर्शन कराएगा। और गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है। हर साल गेहूं की फसल में अग्निकांड की घटनाएं काफी देखने को मिलती हैं। इसके कारण खेतों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार भी बनते हैं। यदि तार आपस में टकरा जाते हैं तो उनसे निकलने वाली चिंगारी खेत में खड़ी फसल में तांडव मचा सकती है। इससे किसानों की मेहनत कुछ ही समय में राख हो जाती है। इसी कारण
कैथल में बिजली विभाग ने 1 अप्रैल से कटाई के सीजन में दिन में बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई खेत ऐसे हैं जिनके ऊपर से बिजली के हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं। कई जगहों पर ये तार बहुत ढीले हैं। तेज हवा चलने से तार टकराने से फसल में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं। अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गांवों के लिए बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। साथ ही खेतों के लिए भी दिन के समय में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। कभी ओलावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि, कभी कम बरसात भी फसलों की रंगत छीन लेती है। ऐसे में किसानों की आय दुगनी करने की सभी योजनाओं पर पानी फिर जाता है। स्थिति यह है कि किसान लागत तक नहीं निकाल पाते। इन हालातों में खेतों को किस तरह से समृद्ध किया जाए, इस पर विचार हो रहा है। इसी को लेकर झांसी के कृषि विश्वविद्यालय में कुलपतियों के 11वें मंथन शिविर में किसानों की आय दुगनी करने और मौसम के बदलाव से निपटने का प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान को केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा और किसानों की आय को दुगना करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने किसानों को एग्री बिजनेस यानी कृषि व्यवसाय से जोड़ने का फैसला किया है। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना चलाई है, जिसके तहत 10 उत्पादों के कृषि प्रसंस्करण को मंजूर किया गया है। सितंबर 2022 में लॉन्च हुई कृषि निवेश पॉलिसी के तहत 4 सेक्टर्स में निवेश करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। इस योजना में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए पात्र लाभार्थियों को भी 15% अनुदान का प्रावधान है। इस स्कीम में किसान उत्पादक समूहों को भी शामिल किया गया है। इन्हें फूड प्रोसेसिंग यूनिट की लागत पर कम से कम 25 लाख रुपए और अधिकतम 5 करोड़ रुपए का 25% क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत 7 कृषि उत्पादों से जुड़ा बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसमें मखाना, शहद, मक्का, फल और सब्जियां, बीज, चाय, औषधीय और सुगंधित पौधों की प्रोसेसिंग से लेकर स्टोरेज, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट तक का काम कर सकते हैं। कुछ समय पहले सरकार ने 4 और क्षेत्रों को भी शामिल किया है, यानी अब किसान केले के चिप्स, आलू के चिप्स, मक्का आधारित स्नैक्स, मसाले के प्रोसेसिंग पर अनुदान दिया जाना है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि प्रसंस्करण यूनिट को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसकी मदद से किसानों को खेतों से निकली उपज के बाजार में बेहतर दाम मिलेंगे। इस तरह किसान की आजीविका सिर्फ खेती पर ही निर्भर नहीं रहेगी। और दिल्ली में यमुना नदी की सफाई पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर 6,800 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है, क्योंकि 6,800 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद यमुना नदी पहले से ज्यादा मैली है। भाजपा ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जमुना ऐसी गंदगी है, नाले की तरह बह रही है गंदगी। आज तक साफ नहीं हुई, करोड़ों रुपए खर्च होता तो दिखाई देता। और जमुना जी तो ऐसे ही कह रहे थे कि हरिद्वार जैसी कर देंगे, गंगा की तरह कर देंगे, लोग पेट्रोल बना देंगे, यहाँ पर नहाएंगे धोएंगे, साफ सुथरे। माँ खड़े हो, इतनी बदबू आती है, खड़ा नहीं हो जाता 10-5 मिनट। इतना प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद भी, इतना पैसे लगने के बाद भी सफाई की तरफ कुछ दिखाई नहीं देता कि यमुना जी में सफाई है या नहीं है। केजरीवाल सरकार ने तकरीबन 6,800 करोड़ रुपए यमुना सफाई पे खर्च किए हैं और यूं कह सकते हैं इस बातों को कि इन 6,800 करोड़ रुपए का बंदरवाट किया गया है, क्योंकि आज यमुना का जलस्तर पहले से ज़्यादा दूषित है। और केजरीवाल सरकार का ये कहना था कि हम यमुना को ऐसा बना देंगे कि वहाँ फैमिलीज पिकनिक मना सकती हैं, पर अभी अगर हम इसके 1 किलोमीटर दूर भी खड़े रहें ना, तो इसकी स्मेल से इसके पास आने का मन नहीं करता। हमें कभी ये लगता नहीं कि हम यमुना के पास खड़े हैं, हमें लगता है हम किसी नाले के पास खड़े हैं। ये दुखड़ा है देश की राजधानी दिल्ली के लोगों का। जी हाँ, जिस नदी को साफ और स्वच्छ होना चाहिए था, वो आज भी मैली की मैली ही है। दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार यानी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है कि उसने पिछले 8 साल में यमुना की सफाई के नाम पर 6800 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इतना पैसा बर्बाद होने के बावजूद यमुना पहले से ज्यादा मैली हो गई है। भाजपा ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली में यमुना नदी का हाल, कितना बुरा हाल, और पिछले 7 साल से 8 साल के दिल्ली की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं यमुना नदी को हम सफाई करने में लगे हुए, और यमुना नदी के नाम पर 6800 करोड़ रुपए का घोटाला। यानी आप देखिए यमुना का हाल, एक ही दिन इसकी पिछले 8 साल में सफाई नहीं हुई है। साथियों, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं जब आऊँगा यमुना नदी को साफ करूँगा, इसमें नहाऊँगा, दिल्ली की
लोग भी इसमें नहाएंगे और इस यमुना नदी की हम सफाई करेंगे। लेकिन सफाई तो नहीं हुई, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे की सफाई यमुना नदी के नाम पर इन्होंने सफाई कर दी। आज मैं यमुना नदी के किनारे खड़ा होकर आपको यमुना नदी का हाल दिखा रहा हूँ कि इतनी गंदगी, शायद यहाँ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी हालत में हम लोग यहाँ खड़े हैं। देख लीजिए, हमसे ही ये आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली सरकार की लापरवाही है और इसके पीछे इन्होंने जो घोटाला किया है। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूँ, इसकी सीबीआई जांच की जाए, ये पैसा कहाँ गया। उधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर आप सरकार को घेरा है। कांग्रेस का भी कहना है कि यह जांच का विषय है कि 8 साल की सत्ता के बावजूद केजरीवाल सरकार आखिर क्यों यमुना में आवश्यक 6 अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट और 22 आवश्यक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाई। बहुत ही एक शर्मनाक कार्य है कि यमुना जी की सफाई पे 6,800 करोड़ रुपए खर्चने के बाद भी यमुना और अधिक पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गई है। बीते एक हफ्ते से लगातार अमोनिया की जो झाग की वजह से आप दिल्ली में चाहे ITO पुल हो, चाहे कालिंदी पुल हो या वजीराबाद पुल हो, जाके देख सकते हैं कि किस तरह से झाग हुआ है। ये केवल झाग नहीं है, ये अमोनिया से निकलने वाली जो एक पोल्यूशन है उसके सीधा साधे सबूत हैं कि कितनी ज्यादा इस समय प्रदूषण है। इसके पीछे स्पष्ट कारण है कि जो 6 बड़े अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे, इन 8 वर्षों में उसमें से अभी तक एक भी नहीं सरकार लगा पाई है। 22 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे, उसका अभी तक नहीं लगाने में ये सरकार कामयाब हुई है। और कारण ये है कि सारे के सारे जितने भी सीवर्स हैं, चाहे बड़े नाले हों या छोटे नाले हों, सीधा के सीधा जाकर के यमुना नदी में गिरते हैं और ये सरकार उसके प्रति बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाती। विशेषज्ञों के अनुसार यमुना अपनी कुल 1400 किलोमीटर की यात्रा में से केवल 34 किलोमीटर ही दिल्ली में बहती है, पर यमुना के कुल प्रदूषण का करीब 75% दिल्ली से जुड़ता है। छोटे नालों की तो छोड़िए, पूर्वी दिल्ली के मुख्य नाले और बारापुला नाले जैसे बड़े नाले बिना ट्रीटमेंट के यमुना में गिर रहे हैं, जो कि बेहद चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और ओडिशा के देवरीगढ़ अभयारण्य में एक गांव ऐसा है जो दुनिया को पर्यावरण का संरक्षण का संदेश दे रहा है। ये गांव पूरी तरह से ग्रीन विलेज बन गया है। यहाँ ईंधन के रूप में रसोई गैस है तो सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइटें हैं। ये लोग जंगल के बीच में रहते हुए भी जंगल पर अपनी ज़रूरतों के लिए आश्रित नहीं है। इससे जंगल तो सुरक्षित हैं ही, साथ ही इस गाँव के लोगों के स्वास्थ्य और यहाँ के लोग काफ़ी खुश भी हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्राकृतिक सौंदर्य और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ ये गांव डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पहला ग्रीन विलेज है। ये गांव हीराकुंड के पास धोड्राकुसुम नाम के इस गांव में इंसानों और जानवरों के बीच चल रहे संघर्ष को कम करने के लिए गांव के 48 घरों के लोगों ने जंगल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई छोटे छोटे कदम उठाए हैं, जैसे जलाने वाली लकड़ी के बजाय ईंधन से चलने वाले चूल्हे चुनना और उसके साथ साथ जीवन को आसान बनाने के अन्य तरीकों को अपनाना। यहाँ के निवासियों को खुले में शौच करने से रोकने के लिए सभी 48 घरों में शौचालय का निर्माण करवाया गया है। इसी तरह से ग्रामीणों को जंगल में कचरा फेंकने से रोकने के लिए सभी घरों में मिट्टी के कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही जानवर रात में गांव में प्रवेश करते हैं, शाम के बाद गांव को रोशन करने के लिए सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। जंगल में रहते हैं सर, लेकिन महसूस करते हैं हम लोग, ये परिवार चलाते हैं हम लोग, कोयले मजदूरी करके जाते हैं, जंगल के ऊपर निर्भर नहीं करते हम लोग। यहाँ पर घरों के लिए गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं और सभी महिलाओं को उनका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इससे बड़े पैमाने पर डिब्रूगढ़ अभयारण्य के पास रहने वाले लोगों को अब जंगल की लकड़ियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये गांव पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इन पंक्तियों को चितार्थ कर दिखाया है चंडीगढ़ बेस्ड CS ग्रुप के फाउंडर एवं CEO छोटू शर्मा ने। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे छोटू ने चपरासी से कंपनी मालिक तक का मुकाम हासिल किया है। आइए देखते हैं उनकी कहानी। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो उम्मीद से बड़ी छलांग लगा पाते हैं और समाज में मिसाल कायम कर पाते हैं। उन्हीं चंद सफलताओं की कहानियों में से एक है छोटू शर्मा की कहानी।
चंडीगढ़ के रहने वाले छोटू शर्मा, जो कभी एक कंपनी में चपरासी के रूप में काम करते थे, आज चंडीगढ़ में 2 सॉफ्टवेयर कंपनियों के मालिक हैं। हिमाचल प्रदेश के एक गांव में जन्मे छोटू शर्मा ने सरकारी कॉलेज से बीए पास तो किया, लेकिन इस डिग्री के बल पर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकी। नौकरी की तलाश में छोटू चंडीगढ़ जा पहुंचे, लेकिन वहां भी बिना व्यावसायिक कोर्स किए कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था। छोटू खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहते थे और चंडीगढ़ जैसे महंगे शहर में बिना कुछ कमाए जीवन यापन मुश्किल था। तब छोटू ने फैसला किया कि कंप्यूटर कोर्स करके कंप्यूटर के बल पर ही कैरियर बनाना है। तो वहाँ पे कोचिंग शुरू करनी थी, तो वहाँ पे फीस भी अच्छी होती थी। तो मेरे फादर साहब भी रिटायर्ड थे, तो जितनी यहाँ फीस थी उतनी उनकी पेंशन थी, तो थोड़ा सा मुश्किल था। तो फिर एपटेक में ही जो सेंट्रेट थे वहाँ के उन्होंने बोला, छोटू तू यहाँ पढ़ा भी कर और साथ में यहाँ पे जॉब किया कर, ठीक, ऑफिस बॉय की, जो ऑफिस में पानी पिलाने की होती, और आपको 800 रुपीज़ जो हैं पर मंथ मिलेंगे। जिससे छोटू शर्मा बताते हैं कि पेट भरने के लिए उन्होंने एक स्थानीय कंप्यूटर सेंटर एपटेक में चपरासी की नौकरी कर ली। इसी के साथ उन्होंने कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन कर ली। वो दिन भर कंप्यूटर सेंटर में चपरासी का काम करते और रात को जागकर पढ़ाई करते। छोटू दिन भर कंप्यूटर सेंटर में रहते। जैसे ही कोई कंप्यूटर खाली मिलता, छोटू उस पर प्रैक्टिस शुरू कर देता। छोटू शर्मा बताते हैं कि दिन भर कंप्यूटर सेंटर में रहने के कई फायदे हुए। नौकरी के साथ साथ छोटू शर्मा अपने कोर्स की प्रैक्टिस भी करता और वहाँ प्रैक्टिस कर रहे छात्रों को भी कंप्यूटर कोर्स की बातें सिखाता। धीरे धीरे छोटू में कंप्यूटर टीचिंग की क्षमता उत्पन्न हो गई। तो 1 साल मैंने ऐसे किया, साथ में वो जॉब करता था और साथ में पढ़ता था। फिर 1 साल बाद मुझे वहीं एपटेक में ही मुझे पढ़ाने के बोला गया। थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया। फिर साथ साथ में एपटेक में ही कुछ टीचर्स होते थे जिनसे मैं पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे कुछ स्टूडेंट्स दिए, कहते इनको घर पढ़ा दो जाके, जैसे होम टीचर। छोटू शर्मा आज CS सॉफ्ट सॉल्यूशंस और CS इन्फोटेक जैसी 2 कंपनियों के संस्थापक और CEO हैं। आज भी उनके पास हजारों की गिनती में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। उनकी फर्म देश विदेश की बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर बनाकर देती है। वो युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या राधेश्वर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डाली तो ज्यादातर मंडियों में गेहूं की खरीद फरोख्त नरमी के साथ हुई। एग्बाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहां 7 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2125 रुपए, जो कि 8 अप्रैल को 145 रुपए टूटकर 1980 रुपए पर आ गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 7 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 4400 रुपए, जो कि 8 अप्रैल को 100 रुपए गिरकर 4300 रुपए पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में 8 अप्रैल को गेहूं का भाव 100 रुपए की कमजोरी के बाद 2270 रुपए से 2170 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 7 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2250 रुपए, जो कि 8 अप्रैल को 10 रुपए लुढ़क कर 2240 रुपए हो गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,121,82,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44,40,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,77,42,000 टन रही थी। मसूर की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डाली तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मसूर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 7 अप्रैल को मसूर का भाव रहा 7,050 रुपए। 8 अप्रैल को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,250 रुपए पर।
वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 7 अप्रैल को मसूर का भाव रहा 5,621 रुपए, जो कि 8 अप्रैल को 131 रुपए की मजबूती के बाद 5,752 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 8 अप्रैल को मसूर का भाव 20 रुपए बढ़कर 6,530 रुपए से 6,550 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 अप्रैल को मसूर का भाव था 5,500 रुपए। 8 अप्रैल को इसके सौदे 20 रुपए टूटकर 5,480 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। कुल दालों के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दालों के निर्यात में 60% की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2022-23 में बीते 10 महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 5,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल दालों का निर्यात महज 3,393 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दालों के निर्यात में 2,39,370 टन की बढ़ोतरी हुई है। अगर अब बात करेंगे मौसमी खेती की, किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले, गेहूं की कटाई कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने की कटाई करें। यहाँ सरसों की कटाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी मूंग की बुआई करते रहें। वहीं गन्ने की बुआई कर ले। मध्य प्रदेश में बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। यही टमाटर की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर ले। टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। किसान मेथी की कटाई करें। इस समय फूल गोभी की कटाई करते रहें। इसके साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर ले। पत्ता गोभी और फूल गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहाँ लाल मिर्च की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। किसान काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ सरसों की कटाई करने का समय उपयुक्त है। सरसों के खेत में सिंचाई कर ले। इस समय उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मूंग की बुआई भी कर ले। छत्तीसगढ़ में तिल की बुआई करें। अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले। छत्तीसगढ़ में मूंगफली की कटाई कर सकते हैं। मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जाए। से ही दवाओं का छिड़काव करें।
लाइव देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। पीएम मोदी ने तमिलनाडु स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपाकुटू हाथी शिविर का किया दौरा। पीएम ने हाथी को गन्ना खिलाया। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत केरल के कोट्टयम जिले के कुमारकोम में दूसरी G20 विकासकारी समूह की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने विकासात्मक और पर्यावरण एजेंडे के बीच अंतर संबंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिभागियों ने पर्यावरण के लिए उचित जीवन शैली के माध्यम से विकास और पर्यावरण के मुद्दों पर प्रकाश डाला। भारत में G20 के तहत महिलाओं के लिए साड़ी वॉकथन का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा करना और महिलाओं को फिट रहने के लिए प्रेरित करना भी है। भारत के गौरव और संस्कृति की प्रतीक साड़ी में अलग अलग राज्यों की महिलाओं ने भाग लिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 58वां शौर्य दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ के डीजी सुजयलाल थाउसन ने प्राणों की आहुति देने वाले सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीआरपीएफ हर साल 9 अप्रैल को अपना शौर्य दिवस मनाती है। ये उन वीर सिपाहियों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने बल के लिए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर आई है। मुंबई के बाद अब दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी सीएनजी और पीएनजी के दाम घट गए हैं। दिल्ली में सीएनजी और पाइपलाइन गैस की खुदरा बिक्री करने वाली फर्म इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शनिवार को सीएनजी पीएनजी के दाम घटाने की घोषणा की। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,357 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,726 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.54% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.39% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 32,814 है। और देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 659 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सैलानियों से गुलजार हो गई है। इस वीकेंड पर एक साथ 3 छुट्टी की वजह से यहां दूसरे राज्य के लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। राजधानी के लगभग सभी होटल और पार्किंग भर गए हैं। ऐतिहासिक मॉल रोड, रिज मैदान और बाजारों में पर्यटकों की काफी चहल पहल है। इसके साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।